आज हम दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म देख रहे हैं। इस फिल्म का नाम है अवतार। आप सभी इसके बारे में जानते ही हैं। खैर, अब बिना किसी देरी के सीधे कहानी पर आते हैं। वर्ष 2154 में मनुष्य एक अंतरिक्ष यान में सवार होकर चांद पैंडोरा जा रहे हैं, क्योंकि इस ग्रह पर एक बहुत ही दुर्लभ तत्व पाया जा रहा है। इस तत्व को एनोबडेनियम कहते हैं। पृथ्वी पर 1 किलो एनोबडेनियम की कीमत हजारों करोड़ रुपए है। इसीलिए आरडीए नाम की एक संस्था पैंडोरा में खनन कर रही है और उसके अंदर मौजूद एनोबडेनियम निकाल रही है। जैसे पृथ्वी पर मनुष्य है, वैसे ही पैंडोरा पर भी लोग रहते हैं। इन लोगों को नावी कहते हैं। नावी आकार में मनुष्यों से बहुत बड़े होते हैं। वैसे यह पहली बार नहीं है कि मनुष्य पैंडोरा आए हों। कई सालों से उन्होंने पैंडोरा पर अपना अड्डा बनाया है और वहां पाए जाने वाले एनोबडेनियम का खनन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इन नावी के साथ मिलकर हमें मनुष्यों की भाषा भी सिखाई है। लेकिन जब नावी को यह एहसास होता है कि मनुष्य हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, हमारे संसाधनों को कम कर रहे हैं, तो वे मनुष्यों को अपने पास नहीं आने देते। यहाँ मनुष्यों को नावी से संवाद करने के लिए एक चीज सीखनी होगी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। मनुष्य नावी के डीएनए को मनुष्यों के डीएनए के साथ मिलाकर एक नावी शरीर तैयार करते हैं। इन शरीरों को अवतार कहा जाता है। जब मनुष्य किसी शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं तो उनकी चेतना इस अवतार में स्थानांतरित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य इसके माध्यम से इन शरीरों को नियंत्रित करते हैं। इन मनुष्यों ने एक खास कारण से नावी से संवाद किया। वो ये कि जिस क्षेत्र में नावी रहते हैं वहां बहुत सारा एनोबडेनियम है। इसलिए अगर हम किसी तरह नावी को मना ले और उन्हें भगा दे तो वहां का एनोबडेनियम हमारा हो जाएगा। लेकिन उस क्षेत्र में ईवा नाम की एक देवी रहती है जो नावी की देवी है। इसलिए नावी कुछ भी करे, वह मनुष्यों को वहां खनन नहीं करने देगी। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो एक अंतरिक्ष यान में पैंडोरा गया है। उसका नाम जेक सुली है। फिल्म शुरू होने से पहले वह एक सैनिक था, लेकिन एक युद्ध में उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए। जेक के पैंडोरा जाने की एक वजह है, यानी जेक का एक जुड़वा भाई है जिसका नाम टॉम सुली है। टॉम भी एक वैज्ञानिक है। अवतार प्रोजेक्ट के लिए उसे ही पैंडोरा जाना था, क्योंकि उसने अपने डीएनए में नावी का डीएनए मिलाकर एक अवतार शरीर बनाया था। लेकिन पैंडोरा जाने से पहले ही गोली लगने से उसकी मौत हो गई। लेकिन आरडीए ने उस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगाया है, इसलिए वे यह प्रोजेक्ट जेक को सौंप देते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम अवतार प्रोजेक्ट के लिए इस काम को स्वीकार करते हो तो हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। जेक के पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं है। फिर बाकी सभी के साथ जेक भी पैंडोरा स्थित बेस पर पहुंचता है। वहां पहुंचते ही उसे एक वैज्ञानिक मिलता है। वह भी अवतार प्रोजेक्ट के लिए आया था। इस तरह जब वे दोनों एक साथ लैब में आते हैं तो प्रोजेक्ट में उनके लिए कई सुविधाएं मौजूद होती हैं। फिर मैक्स नाम का एक वैज्ञानिक जेक को अपना अवतार शरीर दिखाता है। जेक उस शरीर को देखकर बहुत हैरान होता है। वह कहता है कि नाविक कितने बड़े होते हैं। फिर हमें इस अवतार कार्यक्रम की प्रमुख ग्रेस ऑक्सटाइन दिखाई जाती है। ग्रेस जेक को देखकर यह जानकर बहुत दुखी होती है कि वह एक सैनिक था, इसलिए वह इस बारे में बात करने के लिए मुख्यालय आती है। ग्रेस उसे बताती है वे इस एनोबडेनियम का इस्तेमाल खनन के लिए कर रहे हैं और प्रयास जारी है। मुझे एक वैज्ञानिक चाहिए, सैनिक नहीं। पार्क कहता है, ग्रेस तुम्हारा सहायक मर चुका है। चूंकि टॉम और जेक का डीएनए एक जैसा है, इसलिए हमने उसे बुलाया। हमारे पास इस रास्ते पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कोई और विकल्प न होने पर ग्रेस उसे अपनी टीम में शामिल कर लेती है। अब जेक और बाकी लोग तैयार होकर अपने अवतार शरीरों को नियंत्रित करने के लिए लिंक चैम्बर में लेट जाते हैं। जब जेक अपनी आंखें खोलता है तो उसकी पूरी चेतना उसके अवतार शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। वो कुछ देर के लिए हैरान रह जाता है। जब उसे पता चलता है कि वही वो व्यक्ति है जो इस नए शरीर को देख सकता है, तो वो पहले से कहीं ज्यादा खुश होता है। इससे वह इधर उधर घूमने लगता है और अपने पैरों को महसूस करता है। तभी ग्रेस ऑक्सटाइन वहां आती है। जेक को इतना खुश देखकर ग्रेस भी थोड़ी खुश होती है। रात होते ही वे अपने अवतार शरीर को कहीं सुला देते हैं। जैसे ही वे सोते हैं, वे फिर से एक मानव शरीर में जाग उठते हैं। अगले दृश्य में हमें फिल्म का खलनायक दिखाया जाता है। उसका नाम कर्नल माइल्स क्वारिच है, लेकिन हम उसे संक्षेप में कर्नल कहेंगे क्योंकि वह सैन्य प्रमुख है। कर्नल जेक को बुलाता है और कहता है, देखो जेक, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है। तुम नावी लोगों के बीच जाओ और उनमें से एक बन जाओ। एक बार जब तुम उनकी मान्यताओं पर जीत हासिल कर लो तो उन्हें अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए मना लो। जब तक वे दूर हैं, हम अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद तुम आराम से पृथ्वी पर जा सकते हो। इतना ही नहीं, अगर तुम ये काम ठीक से करोगे तो मैं तुम्हारे पैर भी ठीक करवा दूंगा। जेक भी खुशी खुशी मान जाता है। फिर अगले दिन जेक, ग्रेस और एक आदमी, तीनों
अपने अवतार शरीर में जंगल में शोध के लिए पौधों और पेड़ों को देखने आते हैं। जब ग्रेस नमूने ले रही होती है तो जेक वहां पौधों को देखता है और उन्हें छूने जाता है। जैसे ही वो उन्हें छूता है वे स्वतः ही सिकुड़कर उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। तभी पौधों के पीछे से एक भयानक जीव जेक पर हमला करने आता है। जैसे ही वह देखता है वह जीव डर जाता है और भाग जाता है। शायद जेक के पीछे जंगल में एक बहुत ही खतरनाक जीव है। जेक उस जीव से दूर भागने लगता है। वो कितना भी भागे वह जीव उसका पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार वो उसे पकड़ने वाला होता है। कोई और चारा न होने पर जेक अपने सामने एक झरने में कूद जाता है और उस जीव से बच निकलता है। लेकिन वह एक भयानक जंगल में भटकता रहता है, ये जाने बिना कि कहाँ जाए। इसलिए जब वह वहां भटक रहा होता है तो एक नावी महिला उसे मारने के लिए तीर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन एक छोटा सा जीव तीर पर आकर बैठ जाता है। किसी कारणवश वो उसे नहीं मार पाती। इस समय ग्रेस और बाकी लोग जेक को हर जगह ढूंढते हैं। चूंकि वे उसे कहीं नहीं पाते वे बेस पर वापस चले जाते हैं। जैसे ही जेक जंगल में ढूंढ रहा होता है अंधेरा छा जाता है, इसलिए वह एक लकड़ी जलाकर आग तैयार करता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके आसपास तरह तरह के डरावने जानवर हैं। वे जानवर उस पर हमला करने लगते हैं, इसलिए वह उन्हें आग से भगाता है। लेकिन जानवर एक साथ हमला करने लगते हैं। उसी समय नावी, जिसका नाम नियति है, जो पहले से ही वहां तीर लेकर खड़ी थी, वहां आ जाती है। वह आती है और उन सभी जानवरों को मारकर वहां से भाग जाती है। नियति जेक को बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और जाने लगती है। जैसे ही वे जा रहे होते हैं नियति जिस पर बैठी थी उसके जैसे कई जीव जेक पर आकर बैठ जाते हैं। जेक उससे पूछता है, ये क्या है? वह कहती है, ये पवित्र वृक्ष की पवित्र आत्माएं हैं। ये सिर्फ उन्हीं के पास आती है जिनका दिल बहुत पवित्र होता है, जिनमें बहुत साहस होता है। इसलिए नियति ने जेक को नहीं मारा। जब उसे एहसास हुआ कि जेक का दिल साफ है और वह दूसरे इंसानों जितना बुरा नहीं है, तो नियति ने उसे नावी भूमि पर ले जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो दूसरे नावी आकर जेक को पकड़कर उस जगह ले गए जहां वे सब रहते थे। नियति के पिता नावी के राजा थे और उसकी मां एक दिव्य शिक्षिका थी। इसलिए उन्होंने आदिवासियों पर जेक का परीक्षण किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि जेक के अंदर एक पवित्र आत्मा है। जेक ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी भाषा सीखना चाहता हूं, मैं तुम्हारी संस्कृति सीखना चाहता हूं और मैं तुमसे शिकार करना भी सीखना चाहता हूं। वे मान गए, ठीक है, और तय किया कि नियति उसे सब कुछ सिखाएगी। फिर जेक जमीन पर लेट गया और वहां से बेस से जुड़ गया। इस तरह उसका मानव शरीर जाग गया। सभी ये जानकर बहुत खुश हुए कि जेक का अवतार शरीर अभी भी जीवित है, क्योंकि सभी को लगा था कि जंगल के जानवर उसे खा जाएंगे। फिर कर्नल और पार्क ने जेक को बुलाया और उससे बात की। जेक उन्हें बताता है, मैं नावी समूह में शामिल हो गया हूं। मैंने उनकी संस्कृति के बारे में सब कुछ सीख लिया है। पार्क उसे योजना बताता है। जहां ये नावी रहते हैं वहां एक बड़ा पेड़ है, होम ट्री। उस पेड़ के नीचे पर्याप्त मात्रा में एनोडेनियम है। नावी उस पेड़ की पूजा करते हैं। तुम्हारे पास 3 महीने हैं। इस बीच तुम्हें उन्हें मनाकर उस इलाके को खाली करवा देना है। वो आगे कहता है, फिर हम उन्हें भगा देंगे और उस पेड़ को काट देंगे। अगले दिन से जेक नियति के साथ नावी लोगों के सभी कौशल सीखना शुरू कर देता है। जंगल में कैसे रहना है, जानवरों के हमले से कैसे बचना है, उनका सामना कैसे करना है। कई दिनों के अभ्यास के बाद वो ये सब सीख जाता है। फिर नियति जेक को अंतिम परीक्षा में ले जाती है। वो अंतिम परीक्षा एक अजगर जैसे जीव को वश में करने की होती है। जी हाँ, यहाँ की परंपरा है कि नावी बनने के लिए आपको एक इकरान को वश में करना होता है। इतना ही नहीं, एक नावी अपने जीवन में केवल एक ही इकरान को वश में कर सकता है। नियति जेक से कहती है, जिस इकरान के साथ तुम्हें होना चाहिए वो तुम पर हमला करेगा, तुम्हें बस उसे पकड़ना है। जेक भी ठीक है कहता है और उस जगह जाता है जहां इकरान है। वहां एक इकरान उस पर हमला करता है, इसलिए वह उसे पकड़ना शुरू कर देता है। किसी तरह वो बड़ी मुश्किल से इकरान को अपने साथ जोड़ पाता है। नावी भाषा में इसे बॉन्डिंग कहते हैं। जब कोई इंसान इकरान जैसी किसी चीज से जुड़ता है तो उनका दिमाग भी उसी तरह सोचने लगता है। फिर इकरान जेक की बात सुनने लगता है, इसलिए वह उस पर बैठ जाता है और उड़ जाता है। नियति भी इकरान के साथ उड़ने लगती है। जेक को पहले तो उड़ना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो ये भी सीख जाता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन जब नियति और जेक इकरान पर बैठकर अभ्यास कर रहे होते हैं तो टोरुक, जो इकरान से बहुत बड़ा और बहुत अलग जीव है, उन पर हमला करता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। वे दोनों किसी तरह बड़ी मुश्किल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कठिनाई। फिर नियति जेक से कहती है, इस जीव का नाम टोरुक है। ये पूरे पैंडोरा का सबसे शक्तिशाली जीव है।
अब तक केवल 3 लोग ही इस पर बैठ पाए हैं। जो टोरुक पर बैठकर इसे नियंत्रित कर सकता था, उसे हमारे नावी लोग देवता मानते हैं। चूंकि जेक ने अपने सभी परीक्षण पूरे कर लिए हैं, इसलिए नावी परंपरा के अनुसार सभी को इसकी घोषणा करते हैं। जेक अब एक पूर्ण नावी है। बाद में रात में नियति जेक को एक जगह ले जाती है। इस जगह पर पवित्र आत्माएं निवास करती है। जब वह भी पेड़ से जुड़ता है तो उसे पवित्र आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं। इतना ही नहीं, जेक और नियति एक दूसरे से यह भी कहते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर अगले दिन वे वहां से होमट्री पहुंचते हैं। जब जेक और नियति लिंक चैम्बर में होते हैं तो इंसानों का एक बड़ा झुंड आकर उस जगह को नष्ट कर देता है जहां पवित्र आत्माएं रहती हैं। चूंकि पार्कर द्वारा जेक को दिए गए 3 महीने पूरे हो चुके थे और जेक ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया था, इसलिए वे पूरी जगह को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। जेक भीड़ को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कर्नल द्वारा उसे गोली मार दिए जाने के बाद नियति उसे घसीटकर वहां से दूर ले जाती है। इस समय कर्नल को एहसास होता है कि जेक नावी लोगों की ओर से बोल रहा है, इसलिए वह लोगों को घसीटकर लिंक चैम्बर्स में ले जाता है। इसी बीच जेक नावी लोगों के पास आता है और कहता है, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें यहां से कहीं और जाना होगा। तभी कर्नल लिंक चैम्बर्स को तोड़ देता है। इससे ग्रेस और जेक बेहोश हो जाते हैं। फिर पार्क ग्रेस और जेक से पूछता है, तुम वह काम क्यों नहीं कर रहे हो जो तुम्हें दिया गया है? अगर तुम वह काम नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन उन नावी का साथ देने के लिए तुम्हें कितना बहादुर होना चाहिए। ग्रेस कहती है, उस जगह पर नावी के बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, कृपया उन जगहों को बर्बाद मत करो। पार्क ठीक है कहता है और उन्हें 1 घंटे का समय देता है। अगर तुम 1 घंटे में उन सबको समझाकर यहां से नहीं चले गए तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ठीक है कहने के बाद पार्क जेक को जुड़ने देता है, इसलिए वह अपने अवतार शरीर में जाग जाता है। फिर वह नावी से कहता है, तुम्हारी जान खतरे में है, इंसान हमला करने आ रहे हैं, तुम्हें यहां से निकल जाना होगा। फिर नावी उससे पूछते हैं, तो तुम्हें ये सब पहले से पता था? तब जेक कहता है, हाँ मुझे पता था, उन्होंने मुझे ये बताने के लिए तुम्हारे पास भेजा था। इससे नियति और नावी का जेक पर से सारा भरोसा उठ जाता है। हालांकि जेक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, अब मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, मुझे यहाँ के लोग बहुत पसंद है, सबसे बढ़कर मुझे नियति बहुत पसंद है। लेकिन वह कितना भी कहे, नावी और ग्रेस उस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए नियति के पिता जो नावी के राजा है सभी से कहते हैं, चलो अपनी जमीन के लिए इंसानों से लड़ते हैं, उन्हें अपनी गलती की सजा मिलनी ही है। इसलिए वे लड़ने को मजबूर हो जाते हैं। तभी वहां इंसानों का एक बड़ा समूह पहुंच जाता है। कर्नल देखता है कि नावी ने जेक को बांध रखा है, इसलिए वह समझ जाता है कि नावी इस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वे उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इतने में नियति की मां आती है और जेक को बांधने वाला धागा काट देती है। उसी समय नियति के पिता को गोली लगती है और उनकी मौत हो जाती है। इसी समय पार्क के गार्ड आते हैं और जेक को लिंक चैम्बर से बाहर निकालते हैं। ग्रेस जेक और अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार करके एक कमरे में बंद कर देते हैं। इस जगह पर एक पायलट है जिसका नाम ट्रूडी चाकोन है। ट्रूडी ग्रेस और जेक की मदद करती है, इसलिए उन्हें बचाने और यहां से निकालने के लिए कर्नल उसे गोली मार देता है। जब वे सब चले जाते हैं तो सिर्फ भागते ही नहीं बल्कि अपने लिंक चैम्बर्स भी साथ ले जाते हैं और जंगल के बीचों बीच चले जाते हैं। लेकिन कर्नल द्वारा चलाई गई गोली ग्रेस को लग जाती है, जिससे वो बहुत गंभीर हो जाती है और मरने लगती है। बाद में जब जेक की नींद खुलती है तो उसके शरीर में उसकी नावी आत्मा जाग उठती है। फिर वह देखता है कि वह जगह कितनी खूबसूरत थी, लेकिन इंसानों ने उसे कब्रिस्तान में बदल दिया है। अब वह नावी का विश्वास फिर से हासिल करना चाहता है और ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसलिए वह इकरान के पहाड़ पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाता है। फिर उसकी नजर टोरुक पर पड़ती है। वह टोरुक को वश में करता है और उस पर चढ़ जाता है। यहाँ से दृश्य नावी पर आ जाता है। सभी नावी इंसानों से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं और वे सब टोरुक को वहां आते हुए देखते हैं। ये देखकर वे सब डर जाते हैं। फिर जब वे ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जेक उस पर बैठा है। नियति ने उसे पहले ही बता दिया था। चूंकि जेक टोरुक पर है, इसलिए सब उसे टोरुक मक्तो के रूप में देखते हैं। जेक उन सभी से कहता है, जो भी आए, ये हमारी जमीन है, हमें इसे किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं देना चाहिए। पैंडोरा के सभी कबीलों ने टोरुक मक्तो की बात सुनी है। टोरुक मक्तो ने कहा है कि हमें इंसानों से लड़ना होगा। वो एक योद्धा की सवारी करते हुए कहता है। इतना ही नहीं, पैंडोरा में अभी भी नावी की विभिन्न जातियां हैं। अब चूंकि जेक टोरुक मक्तो है, वह जो भी कहता है सभी नावी वही सुनते हैं। इसलिए जेक पैंडोरा के सभी नावी लोगों को इकट्ठा करता है और इंसानों से लड़ने की तैयारी करता है। उसी रात वो उस जगह जाता है जहां नावी देवी ईवा रहती है और उनसे कहता है, अगर हम लड़ भी लें
तो भी हम इंसानों से नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे पता है कि तुम पैंडोरा के हर प्राणी में बसते हो। इस युद्ध में किसी तरह हमारी मदद करो, वो कहता है। फिर अगले दिन युद्ध शुरू होता है। कर्नल अपने पास मौजूद सभी बड़े हैरियर जहाजों को लेकर नावी से लड़ने की तैयारी करता है। हमारे नावी भी यहाँ पूरी तैयारी में है। वे अपना सब कुछ लेकर युद्ध में उतर गए हैं। यहाँ जेक नावी के लिए लड़ रहा है। नावी और इंसानों के बीच एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। चूंकि जेक के पास पैंडोरा का सबसे शक्तिशाली पक्षी टोरुक है, वह सभी जहाजों को तबाह करना शुरू कर देता है। हालांकि नावी समान रूप से शक्तिशाली है, फिर भी वे ज्यादा देर तक इंसानी तकनीक का सामना नहीं कर सकते। देखते ही देखते नावी एक एक करके इंसानों द्वारा मारे जाते हैं। इसी समय और जब सुविधा होती है तो जंगल के सभी जानवर एक साथ आकर इंसानों से लड़ने लगते हैं। देवी ईवा सचमुच मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इस समय कर्नल नियति के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी जेक आ जाता है। कर्नल और जेक के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। जब वे लड़ रहे होते हैं, कर्नल देखता है कि आगे एक लिंक चैम्बर है, इसलिए वह उसे तोड़ देता है। चूंकि ये टूट गया है, जेक की अवतार चेतना जाने लगती है, क्योंकि मानव शरीर यहाँ असुरक्षित है। चूंकि उसे कई अवतार निकायों को मारना है, नियति उसे धनुष और बाण से मार देती है। इस बिंदु पर जेक लिंक चैम्बर में बेहोश हो रहा होता है। कर्नल उसे उस वातावरण में मारने जाता है। उसी समय नियति वहां आती है और जेक पर एक ऑक्सीजन मास्क लगाती है। इससे जेक की जान बच जाती है। अगले दृश्य में सभी नावी एकत्र हुए हैं और मनुष्यों को वापस पृथ्वी पर भेज दिया गया है। लेकिन जेक अकेला नहीं है जो पैंडोरा में रहता है, वह नावी के साथ रहता है। जेक के अंदर की आत्मा बिना किसी मशीन की मदद के सीधे उसके अवतार शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसका मतलब है कि अब से जेक हमेशा के लिए नावी बन जाता है। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। अगर आपने अवतार 2 फीट फिल्म का विवरण नहीं देखा है तो मैंने विवरण में एक लिंक दिया है, यहाँ क्लिक करके आप वो फिल्म भी देख सकते हैं। चलिए एक और शानदार वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं।